हेलो फ्रेंड्स, आज हम द एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 22 टू सेक्शन 28 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 22 कहता है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट का मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाएगा, इसका सब सेक्शन 1 कहता है द heirs ऑफ डिजीज्ड बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंट्स आउट ऑफ द स्टेट इनहेरिट बाय देम। अगर कोई हिंदू व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो जो उसकी स्टेट होगी, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी से उसके जो उत्तराधिकारी होंगे, जो उसके एयर्स होंगे, उनको उसकी स्टेट से उनका मेंटेनेंस पाना राइट है। उनका मेंटेनेंस दिलाया जाना, उनको मेंटेनेंस पाना उनका हक है। क्या चीज? अगर कोई हिंदू व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो जो उसकी स्टेट होगी, जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी से जो उसके लाइबिल, जो उसके लीगल उत्तराधिकारी हैं, उनको उससे मेंटेनेंस पाना वो उनका राइट है। उनको उनके स्टेट से उनका मेंटेनेंस दिया जाएगा। ये इसका सब क्लॉज 1 कहता है कि जो सब क्लॉज 2 में कहा गया उसके अनुसार अगर कोई हिंदू डिजीज की डेथ हो जाती है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, जो उसकी स्टेट होगी, उससे उसके जो मेंटेनेंस के हकदार हैं उनको मेंटेनेंस दिया जाएगा। अब इसका सब क्लास 2 कहता है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति उत्तराधिकारी, एक हिंदू व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसकी स्टेट, उसकी प्रॉपर्टी रहती है, और उसकी प्रॉपर्टी सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए बाय टेस्टामेंट्री या इंटेस्टेट सक्सेशन के द्वारा प्रॉपर्टी मिल जाती है। 4 इसके उत्तराधिकारी थे, 4 में से 3 को मिल जाती है। ए बी सी डी में से ए बी सी को उनकी प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेकिन डी को प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो सब क्लास 2 में कहा जो बी सी डी को प्रॉपर्टी मिली है, उस प्रॉपर्टी में से डी मेंटेनेंस पाने का हकदार होगा। मतलब ए बी और सी से डी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। फिर एक बार इसको क्लियर कर देते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति यदि खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उन उत्तराधिकारियों में से चाहे टेस्टामेंट्री सक्सेशन के द्वारा, चाहे इंटेस्टेट सक्सेशन के द्वारा प्रॉपर्टी अगर जाती है और प्रॉपर्टी उनको मिल जाती है, ए बी सी को, और एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जिनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, तो जिनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, वो जिनको प्रॉपर्टी मिली है उनसे अपना मेंटेनेंस लेने के हकदार होंगे। टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन है, उनके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो वसीयत के द्वारा जाते हैं और जो बिना वसीयत के द्वारा जाते हैं, उनके द्वारा सपोज करते हैं कि एक्स बी सी डी के हक में वसीयत के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, लेकिन डी को नहीं मिलती है, क्योंकि डी इनका क्या है, लीगल उत्तराधिकारी है उसको मेंटेनेंस पाने का। तो डी जो है ए बी सी से क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस लेने के लिए। ये सेक्शन सब क्लॉज 2 में कहा गया। अब सब क्लॉज 3 क्या कहता है इसको, कि जो हिंदू व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी में से जो उसके उत्तराधिकारी उसकी प्रॉपर्टी का शेयर पाते हैं, उनमें से जो व्यक्ति अपना शेयर नहीं पाता है, वह व्यक्ति जो शेयर पाए हुए हैं उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है।
इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल इसमें दिए हैं कि अगर एक्स एक हिंदू पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी ए बी सी में डिवाइड होनी चाहिए 1/3। अगर उसके 3 उत्तराधिकारी हैं, 4 हैं तो 4 में डिवाइड होनी चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल में कितना लिया, 3 प्रॉपर्टी, 3 में 1/3, 1/3 में डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन सी को प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, बी, ए और बी को मिल जाती है। मतलब 1/3 से ज्यादा, इसका 1/3 इन दोनों में बढ़ जाता है। तो सी मेंटेनेंस इन दोनों से 1/3 वैल्यू के हिसाब से मेंटेनेंस पाने का राइट रखेगा। ये इसका सब क्लॉज 3 कहता है। अब सब क्लास 4 क्या कहता है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी ए बी सी में बढ़ती है, ए बी सी में बढ़ती है, जैसे सब क्लास 2 और सब क्लास 3 में बताया गया, 3 में बढ़ती है या 4 में बढ़ती है, लेकिन ए को जो शेयर मिलता है उससे उसके खुद का मेंटेनेंस पूरा नहीं हो रहा, कम हो रहा, या उसका मेंटेनेंस उसकी जो प्रॉपर्टी मिली है उससे पूरा नहीं हो रहा, तो वो, और सी को प्रॉपर्टी नहीं मिली, सी क्लेम करता है ए और बी पर मेंटेनेंस पाने के लिए। तो सी लाइबिल नहीं होगा, ए लाइबिल नहीं होगा सी को मेंटेनेंस देने के लिए, क्योंकि ए को जो प्रॉपर्टी मिली है उससे उसका खुद का भरण पोषण मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो सी को मेंटेनेंस देने का राइट नहीं रखेगा, वो नहीं दे सकेगा। ये सब क्लॉज 4 में कहा गया। तो इसके सेक्शन 22 में कहा गया कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनमें प्रॉपर्टी मिलेगी, तो किस तरीके से उनमें मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है, कौन देगा और कौन नहीं देगा। अब सेक्शन 23 कहता है इसका अमाउंट टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का अमाउंट कैसे डिसाइड किया जाएगा। इसमें ये नहीं कहा गया कि इतना अमाउंट वो उसको देगा, इतना परसेंट देगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा। इसमें कहा कि कोर्ट के, इसका सब क्लास 1 कहता है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की स्वेच्छा पर, कोर्ट की डिसीजन पर ये डिपेंड होगा कि वो मेंटेनेंस कितना देगा और कैसे देगा। उसके बारे में इसका सब क्लास 2 और सब क्लास 3 में बताया गया कि मेंटेनेंस डिसाइड करते समय कोर्ट क्या ध्यान रखेगी कि उसका मेंटेनेंस कितना होना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए। तो इसका सब क्लास 2 कहता है कि उस कोर्ट को ये देखना चाहिए कि पोजीशन एंड स्टेटस, जो मेंटेनेंस मांग रहा है और जो मेंटेनेंस देने वाला है, उन दोनों का स्टेटस क्या है, उन दोनों का स्टेटस क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। मान लो कि एक व्यक्ति रिक्शा चलाता है, उसकी इनकम 3000 रुपया है, और एक व्यक्ति IAS अधिकारी है, उसकी इनकम 1.5 लाख रुपया है। तो उसके स्टेटस के हिसाब से उसके जो भरण पोषण या मेंटेनेंस मांगने वाले होंगे उनका वो रखा जाएगा, उनका स्टेटस रखा जाएगा। इसके 3000 में से 500 रुपया दिया जाए या 1000 दिया जाए, और उसके 1.5 लाख में से 60,000 दिया जाए, 25,000 दिया जाए, 50। ये कोर्ट, इसमें कोर्ट को देखना है कि वो मेंटेनेंस पाने वाले और मेंटेनेंस देने वाले का स्टेटस और पोजीशन क्या है। इसका बी कहता है रीजनेबल वांट्स, जो मेंटेनेंस पाना चाह रहा है, मेंटेनेंस का क्लेम करता है, उसकी जो मांग है मेंटेनेंस की वो रीजनेबल है कि नहीं है। उसको, उसका इनकम पर मंथ 10,000 रुपया है और जो मेंटेनेंस मांगने वाला है वो 8,000 मांगता है, तो जो मेंटेनेंस दे रहा उसकी कुछ लायबिलिटी है, उसकी अपनी कुछ करते हैं, तो उनका देखने पड़ेगा कि जो मेंटेनेंस मांग रहा है उसका रीजनेबल वांट है कि नहीं, वो रीजनेबल मांग रहा या नहीं मांग रहा, ये भी कोर्ट को देखना है। इसका सब क्लॉज सी कहता है लिविंग सेपरेटली, अगर वो जो मेंटेनेंस मांग रहे हैं वो अलग रह रहे हैं, मेंटेनेंस देने वाले से अलग रह रहे हैं,
तो वो जस्टिफाइड अलग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, विदाउट रीजन अलग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। इसके पहले आ चुका है कि अगर सेपरेट रहता है, सेपरेट वो रह रहे हैं, तो वो किस कारण, डिजर्शन के कारण रह रहे हैं, क्रुअल्टी के कारण रह रहे हैं, किस तरीके से वो अलग रह रहा है। तो ये भी देखना होगा कि अगर जस्टिफाइड है कि वाकई में ये बात लीगल है कि वो अलग रह रही, उसके लिए उसके लाइफ का डेंजर है अगर वो साथ में रहती है, और अगर नहीं रह रही तो वो लीगलिटी करेक्ट है कि उस अपने लाइफ बचाने के लिए ऐसा कर रही है। तो ये भी चीज उसको देखना कोर्ट को पड़ेगा कि जो सेपरेटली लिविंग है वो लीगल है, जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है। उसमें अगर जस्टिफाइड नहीं है तो क्लेमेंट उसमें मेंटेनेंस नहीं पाएगा, अगर जस्टिफाइड है तो मेंटेनेंस पाएगा। इसका सब क्लॉज डी कहता है क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी बाय इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये भी देखना पड़ेगा जो क्लेम कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, और उसको इनकम उस प्रॉपर्टी से कितनी है, प्लस जो वो व्यक्ति मांग रहा उसकी खुद की इनकम कितनी है, उसकी खुद की इनकम कितनी है। तो ये तीन चीजें भी देखेगा कि जो मेंटेनेंस मांग रहा है उसके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से उसकी इनकम कितनी है, और उसकी खुद की अर्निंग कितनी है। ये तीनों चीजें भी उसको कोर्ट को देखनी होंगी। अब इसका सब क्लॉज ई कहता है नंबर ऑफ पर्सन्स इन टाइटल। वो जो मांग रहे हैं, मेंटेनेंस मांग रहे हैं, वो 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, तो उनमें से जैसे एक व्यक्ति है तो मेंटेनेंस एक व्यक्ति ज्यादा पा रहा है, 4 है तो मेंटेनेंस जो जिससे मांग रहे हैं वो तो एक ही व्यक्ति है, तो वो 4 में कैसे डिवाइड होगा, 4 को कितना पाना चाहिए और कितना उसके सेल्फ के लिए बचना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, ये सब बातें कोर्ट को देखने के बाद ये डिसीजन करेगा कि इसका मेंटेनेंस कितना होना चाहिए, कितना इसको फिक्स करना चाहिए जो उसको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा और वो मेंटेनेंस दे सकेगा, और जो मेंटेनेंस पाएंगे उनका उससे भरण पोषण चल सकेगा। ये सब क्लास 2 में कहा गया। अब इसके सब क्लास 3 में क्या कहा गया, आफ्टर पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स। अगर कोई व्यक्ति जो है या नहीं है, खत्म हो गया या लिविंग है, और उसके पास में कर्जा है, इनकम आ गई उसकी 10,000 रुपया, 10,000 में से 5,000 उसका कर्जा निकल गया, तो बची कितनी, 5,000 बची। अब 5,000 में से उसको अपना है प्लस मेंटेनेंस है, तो कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा। इसका सब क्लॉज ए कहता है कि आफ्टर पेमेंट ऑफ हिज डेट, उसको कर्जा देने के बाद में कितना पैसा उसका बचता है, डेथ के में केस में या लिविंग केस में, जो पैसा उसका ग्रॉस इनकम है, जो टोटल इनकम है, उसमें से उसकी बची हुई इनकम क्या है, उस इनकम को भी देखना पड़ेगा कोर्ट को। इसका बी क्लॉज, सब क्लॉज बी कहता है मेड अंडर ए विल। अगर कोई विल से प्रॉपर्टी पा जाता है, जैसे अभी सेक्शन 23 में कहा गया, अगर कोई विल से प्रॉपर्टी पा जाता है किसी व्यक्ति की और वो व्यक्ति जीवित नहीं है, तो जो व्यक्ति विल से प्रॉपर्टी पाया है, अब उसमें सारी चीजें यही देखनी पड़ेंगी कि वो प्रॉपर्टी जो मेंटेनेंस विल जिसको प्रॉपर्टी मिली है, वो जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा उसको कितनी वो मेंटेनेंस दे सकेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम विल के द्वारा किसी ने प्रॉपर्टी पा ली है वो मेंटेनेंस कितना दे सकेगा। ये इसका सब क्लॉज बी में कहा गया। अब सब क्लॉज सी में कहा गया डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू। अब ये भी कहा गया कि जो मेंटेनेंस मांग रहे हैं वो हमारे क्लास 1 के हैं या क्लास 2 के हैं। इसमें हमने लास्ट में पढ़ा था कि इसके सक्सेशन के क्लास 1, क्लास 2 और फिर उसके बाद में 2 और वो सारे चीज होते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी उसमें से बढ़ती है। क्लास 1 में कौन कौन से आते हैं लोग, जैसे सन है, डॉटर है, वाइफ है, तो ये सब क्लास 1 में आते हैं, क्लास 2 में आते हैं। तो इसमें सी में कहा गया
डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ये भी देखना पड़ेगा उसको कि वो फर्स्ट ग्रुप के हैं, सेकंड क्लास के हैं या उसके बाद में हैं। तो ये भी कोर्ट को देखना पड़ेगा वो डिग्री में क्या है, बेटा है या बेटे के बेटा का बेटा है वो क्लेम कर रहा है, तो कोर्ट को डिग्री भी देखनी पड़ेगी। अब इसका सब क्लॉज डी कहता है रीजनेबल वांट्स ऑफ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट्स के ये भी देखना पड़ेगा कि जो मांग कर रहे हैं वो मांग रीजनेबल है या नहीं है। अगर रीजनेबल नहीं है तो कोर्ट उसको डिनाई कर सकता है, अगर रीजनेबल है तो कितना देगा ये भी कोर्ट को देखना पड़ेगा। अब इसका ई पार्ट कहता है पोस्ट रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंट्स एंड डिजीज, ये भी देखना पड़ेगा उसके पूर्व में रिलेशनशिप क्या है। सपोज करते हैं कि एक हिंदू वाइफ कहीं पर उसकी मैरिज हुई थी और मैरिज से 2 उसके बेटे थे, उसके बाद में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो रीमैरिज कर लेती है किसी व्यक्ति से, और वो दोनों बच्चों को लेकर के आती है, और दोनों बच्चों को जो व्यक्ति रीमैरिज करता है वो ये कहता है कि इन दोनों बच्चों की लायबिलिटी हमारी है। तो ये भी देखना पड़ेगा, इसमें कहा कि पोस्ट रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंट्स एंड डिजेंट, उसके पूर्व का रिलेशनशिप क्या है, जो गुजारा मांग रहे हैं, जो मेंटेनेंस मांग रहे हैं, या उनको किस तरीके से दिया जाएगा, तो पोस्ट रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसका एफ सबसेक्शन सब क्लॉज एफ कहता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स की प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा, जो उसके डिपेंडेंट है उनके पास प्रॉपर्टी क्या है और उस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी है, उनकी सेल्फ की इनकम कितनी है, ये देखना पड़ेगा। वो मेंटेनेंस मांग रहे हैं वो बात ठीक है क्योंकि वो मेंटेनेंस पाने का राइट रखते हैं, लेकिन उनकी सेल्फ की प्रॉपर्टी क्या है और उन प्रॉपर्टी से इनकम क्या है वो भी कोर्ट को देखना पड़ेगा। इसके सब क्लॉज जी में कहता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इंटाइटल्ड, कितने नंबर हैं, कितने व्यक्ति हैं जो इंटाइटल है मेंटेनेंस पाने के, ये भी उसको देखना पड़ेगा। तो इसके सेक्शन 23 में कहा गया कि हम कितने पर्सन हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनके वांट्स कैसे है, रीजनेबल वांट्स है कि नहीं, उनका स्टेटस क्या है, उनका पोजीशन क्या है, ये सब की सब बातें कोर्ट को देखनी होंगी और वो देख करके तब उसको डिसीजन करना होगा कि उसका अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कितना होना चाहिए। वो कोर्ट के जो है डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड है, उसकी दया पर डिपेंड है, उसकी समझ पर डिपेंड है कि वो सब चीजों को देखने के बाद मेंटेनेंस कितना देती है। अब इसका सेक्शन 24 कहता है क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू। जो क्लेम कर रहा, इसे सेक्शन 24 में कह दिया गया जो क्लेम कर रहा अगर उसने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है, अब वो हिंदू नहीं है तो वो मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं है। अगर वो क्लेम कर रहा और प्रेजेंट टाइम में उसने अपना धर्म का परिवर्तन कर दिया, हिंदू धर्म छोड़ करके किसी अन्य धर्म में चला गया, तो वो मेंटेनेंस पाने का राइट अब नहीं रखेगा। इसका सेक्शन 25 कहता है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मे बी अटर्ड इन चार्ज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो मेंटेनेंस है वो में चार्ज का सर्कमस्टेंसेस क्या है। चार्ज मीन्स अगर कोई व्यक्ति मरने वाला उसकी विल कर गया, मरने वाला उसको गिफ्ट कर गया किसी व्यक्ति को, तो ये भी देखना पड़ेगा विल से प्रॉपर्टी किसको जा रही और चार्ज से किसको जा रही, फिर उसके बाद उसमें से रेस्ट बच रही उसमें मेंटेनेंस क्या करना पड़ेगा। तो चार्ज में कहा गया है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फिक्स्ड, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फिक्स्ड। उन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फिक्स कर दिया गया, किसी को जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा था उसका अमाउंट फिक्स कर दिया गया। फिक्स करने बाद आल्टर सब्सिक्वेंटली, उसको फिक्स करने के बाद उसको चेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। मे बी अल्टर्ड और चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, उसकी परिस्थितियों के अनुसार उसको चेंज किया जा सकता है। कैसे? मटेरियल चेंज इन सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाइंग सच अल्टरेशन। उसमें कहा गया कि अगर कोई बच्चा, मान लेते हैं कि कोई जो मेंटेनेंस पाने के लिए क्लेम करता है वो बच्चा उस समय 3rd क्लास में था
और उसके बाद में थर्ड क्लास में उसके लाइबिलिटीज कम थी। अब वो पहुंच गया 12th में। 12th में पहुंचने के बाद उसकी जिम्मेदारियां, उसकी खर्चे, उसके फीस, उसकी दवाई, उसका कपड़े बढ़ गया। तो उसका क्या हो गया, मटेरियल चेंज हो गया। अब उसकी वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है, दे सकता है कि इसका जो खर्चा है वो बढ़ गया, इसलिए उसको जो मेंटेनेंस है बढ़ा दिया जाए। या कोई व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी जब मेंटेनेंस बांधा गया तो उसकी प्रॉपर्टी 1 लाख की थी, एक या उसकी इनकम 1 लाख की थी, लेकिन इस समय उसकी इनकम 10 लाख हो गई। तो फिर उसको मेंटेनेंस ज्यादा देने का राइट बना, मटेरियल चेंज हो गया। मतलब स्टेटस वही नहीं रहा दोनों का स्टेटस मेंटेनेंस पाने वाला और मेंटेनेंस देने वाला। उसकी इनकम बढ़ सकती है और उनकी इनकम घट भी सकती है, और मेंटेनेंस पाने वाले के खर्चे बढ़ सकते हैं और खर्चे घट भी सकते हैं। तो जब मटेरियल चेंज होगा तो उसी हिसाब से कोर्ट उसका जो मेंटेनेंस फिक्स कर रही है उसको चेंज कर सकती है। इसमें कहा कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी अल्टर्ड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वो परिस्थितियों के अनुसार जो मेंटेनेंस बंधा उसको बदल सकती है। अब इसका सेक्शन 26 कहता है डेब्ट टू हैव प्रियोरिटी। अगर उस प्रॉपर्टी में या उस व्यक्ति को जो मेंटेनेंस देने वाला है उसके पास में कोई कर्ज है, डेब्ट है, उसके पास कोई कर्ज है, तो प्रियोरिटी क्या होगी कि पहले कर्ज को निकाल दिया जाए, पहले कर्ज दे दिया जाए। कर्ज देने के बाद जो बचेगा उसमें से मेंटेनेंस डिवाइड होगा। मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज ऑन बाय विल। अब चार्ज के द्वारा, विल के द्वारा, मतलब जैसे कहा कि इसका सेक्शन 26 का प्रियोरिटी ओवर द क्लेम्स ऑफ हिज डिपेंडेंस टू फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पाने पर उसका जो डेब्ट होगा पहले उसको निकाला जाएगा, फिर उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। अब सेक्शन 27 कहता है मेंटेनेंस व्हेन टू बी ए चार्ज। जब उस पर कोई चार्ज हो, चार्ज का मतलब उस, मान लो विल 3 लोग हैं, 3 में से उस व्यक्ति ने 2 को विल कर दिया, एक को उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो क्या हो गया, विल उसका चार्ज हो गया। एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया एक व्यक्ति को और एक को नहीं किया, एक को कुछ नहीं मिला, एक को गिफ्ट कर दिया, तो जो इसको गिफ्ट किया वो उसका क्या हो गया, चार्ज हो गया। या किसी के पास में एग्रीमेंट कर दिया, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर दिया, तो एग्रीमेंट क्या हो गया, चार्ज हो गया। अगर किसी प्रॉपर्टी पर चार्ज है तो पहले उसको देखा जाएगा और देखने के बाद फिर जो डिपेंडेंट्स हैं उनके मेंटेनेंस को क्लेम के बारे में भी रखा जाएगा। प्रियोरिटी क्या होगी कि उसका चार्ज पहले देखा जाएगा। अगर विल है तो पहले विल से किसको जा रही प्रॉपर्टी, फिर वो कितना राइट है उसका देने का, तो ये भी सारी चीज इसमें प्रियोरिटी होगी सेक्शन 27 में, कि उसका चार्ज जो है, उसका विल है, उसका जो है गिफ्ट डीड है, उसके एग्रीमेंट है, इन सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा। सेक्शन 28 कहता है इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू रिसीव मेंटेनेंस। अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया तब मेंटेनेंस कैसे उसको मिलेगा। अब इसमें कहा कि एक एग्जाम्पल को लेकर के बात करते हैं कि एक हिंदू पर्सन है और उसने अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया, तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं, जो उसके एयर्स हैं, एयर्स गिफ्ट वाले पर्सन से, जिसको गिफ्ट दिया गया, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन था, उसमें उसने पेमेंट नहीं लिया, तो गिफ्ट वाले पर्सन से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। एक्स ने विल कर दिया, विदाउट कंसिडरेशन हुआ, उसमें कोई पेमेंट का लेने देने नहीं हुआ, तो जिसको विल से प्रॉपर्टी मिली, जो उसको नहीं मिली, वो उस पर क्लेम कर सकता है। फिर अगर कोई प्रॉपर्टी एक सेल कर देता है, इसका मतलब अब कंसिडरेशन आ गया, अमाउंट आ गया, सेल कर देता है तो उसने क्या लिया था, अमाउंट लिया था, तो जिसने परचेज किया अब उससे डिपेंडेंट्स मेंटेनेंस पाने का राइट नहीं रखेंगे। इसका मतलब कि अगर प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन से कोई ट्रांसफर कर देता है, बिना अमाउंट लिए ट्रांसफर कर देता है, तो जिसके पास ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर के गई, चाहे विल के द्वारा गई और चाहे गिफ्ट के द्वारा,
तो जो उसके उत्तराधिकारी होंगे उस व्यक्ति से जिसने गिफ्ट के द्वारा या विल के द्वारा प्रॉपर्टी पाई है मेंटेनेंस पाने का क्लेम कर सकते हैं। तो इसके सेक्शन 22 से सेक्शन 28 तक हमें उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें द एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 28, 29 उसका रिपल्स कर दिया गया, निरसित कर दिया गया और इसके सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए। तो इसके चारों जो हिंदू लॉ के 4 एक्ट थे, चारों एक्ट हमें उम्मीद है अगर सीरियल से देखे होंगे तो ये चारों एक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट एक्ट, हिंदू एक्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।